चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम इस समय पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हम क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बुक नेम, ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये आपका हो गया। एक मिनट, चलो बैक करते हैं। कुछ नहीं, मानव विकास पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो मानव विकास पढ़ रहे हैं हम। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। अपने चारों ओर देखिए। लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं बढ़ती और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं, पौधे, नगर, राष्ट्र संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। क्या इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो इस क्या वृद्धि और विकास क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? ठीक है। तो इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। राष्ट्र और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी, ठीक है। वृद्धि और विकास, ये हेडिंग हो गई। चलिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। ठीक है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या का 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है। तो विकासहीन वृद्धि और विकासहीन विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसे दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए, ठीक है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। देखो, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। बड़ा आसो जून 2004, बड़ा आसो दिसंबर 2004, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि नगरों की वृद्धि भी ऋणात्मक हो सकती है? इस सुनामी प्रवाहित नगर के फोटोग्राफ से देखिए
क्या प्राकृतिक विपदाएं किसी नगर के आकार की ऋणात्मक वृद्धि का एकमात्र कारण है? किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत में 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक में देखो, किसी देश में जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। ठीक है, क्या आप जानते हैं क्या डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया था। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक ने मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता और उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें 100 का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ ये क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए। ठीक है, अब यहाँ पर सार्थक जीवन क्या है? जन्मदिन मुबारक। यहाँ पर दिया गया है कुछ चित्र हैं, उन चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि सार्थक जीवन क्या है। जन्मदिन मुबारक। शहनाज, धन्यवाद प्रिया।
मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। इसने इन्होंने कहा, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। इन्होंने कहा, अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारत सरकार ने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को और आर्थिक सार्थक जीवन को की ओर ले जाएगा। इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है, अब आपको बताना है। अरे, आय से 1 वर्ष बाद अब से 1 वर्ष बाद, ठीक है, इसे थोड़ी बड़ा करते हैं, जूम आउट करते हैं। अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, मृत अथवा कारावास में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। ये महिला कह रही हैं, ठीक है। आपके अनुसार कौन अधिक सार्थक जीवन जीता है? वह क्या है जो इनमें से एक के जीवन को दूसरे की अपेक्षा अधिक सार्थक बनाता है? ठीक है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? अतः दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया है। ठीक है, सीमित हो गया है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया है। अब क्रियाकलाप है यानी एक्टिविटी आपके अपने सहपाठियों के साथ करना है। अपने सहपाठियों के साथ 5 मिनट के नाटक को अभिनीत कीजिए जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार आय, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्षमता के अभाव के कारण विकल्प सीमित हो जाते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मानव विकास के 4 स्तंभ। ठीक है,
मानव विकास के 4 स्तंभ, इसको यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आप मुझको देख पाएँ कैसा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ये तो आपने देख लिया। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, इमारत बनाते हैं स्तंभों का सहारा होता है, पिलर्स, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, पहला समता हो गया, दूसरा हो गया सतत पोषणीयता, तीसरा हो गया उत्पादकता और चौथा हो गया सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। ठीक है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। सभी को शिक्षा अगर मिलेगी, मतलब अगर शिक्षा मिलेगी तो सभी जो जितने भी शिक्षित विद्यार्थी हैं वो उनके लिए डॉक्टर बनने का रास्ता उपलब्ध हो जाता है। ये है समता का आशय है। ठीक है। इंजीनियर भी बन जाएंगे, IAS IPS या बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। ठीक है। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बेटियों को विद्यालय शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। जहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। जहाँ उत्पादकता क्या है का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। ठीक है। इस प्रकार उसके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ठीक है।
कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ऐसी शक्ति कैसे आती है? ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ठीक है, स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है। सुशासन की आवश्यकता है और लोकोन्मुखी, लोगों को उन्मुख यानी कि आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ होती है उसे लोकोन्मुखी नीतियाँ कहते हैं की आवश्यकता है। लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। अब ठीक है, क्रियाकलाप, अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय से विरत हुई है, क्यों। इससे आपको उसके विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है। टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार उसके लिंग, जाति और आय ने उसके अवसरों को सीमित किया है। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। मानव विकास का मापन। अब मापन कैसे करें, मानव विकास को मापे कैसे? तो मानव विकास सूचकांक SDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। देखो, मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक, पहला हो गया स्वास्थ्य, दूसरा हो गया शिक्षा और तीसरा हो गया संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। ठीक है, तो देखो, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने की ज़्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ साक्षरता और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान और अथवा कठिन है। आसान अथवा कठिन। ठीक है, संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। ठीक है, स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जो कह रहा है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। किसके संबंध में? वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, यह सूचकांक मानव विकास में कमी
मापता है। मानव विकास यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। ठीक है, कमी मापता है। ठीक है, तो यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। ठीक है, देखो, किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है क्या, मानव विकास के उपागम। तो पहला आय उपागम में क्या है, आय उपागम में पहले में आय उपागम में क्या है, आय उपागम में क्या है, आय उपागम में है क्या, तो मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है आय उपागम। मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। ठीक है, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। आधारभूत क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है। ठीक है, इसमें न्यूनतम 6 आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य हो गया, दूसरा शिक्षा हो गया, तीसरा भोजन हो गया, चौथा जलापूर्ति हो गया, पांचवा स्वच्छता हो गया और छठवां हो गया आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है। ठीक है, मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्षमता उपागम में इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो सड़कों की लंबाई, इसमें क्या बताना चाहता है हमको,
तो देखते हैं 1990 से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण कारक सूचकांक हैं: संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता, स्वास्थ्य। ठीक है, सड़कों की लंबाई, अस्पतालों की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। अब मानव विकास के इन देशों द्वारा क्या किया जाए है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की न्यूनतम विधियों का अनुसंधान हो रहा है। ठीक है, न्यूनतम विधियों का अनुसंधान हो रहा है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GEM ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। देखो, भूटान एक ऐसा देश है भैया जिसने GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक तो भैया भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्ण ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडॉड और टोचुआ इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब समूह में वर्गीकृत किया गया है तो भैया देख लिया जाए कौन कौन से हैं। मानव विकास संवर्ग, मापदंड और देश। तो मानव विकास का स्तर अति उच्च, तो इसमें है मानव विकास सूचकांक का स्कोर क्या है 0.800 से ऊपर। तो देशों की संख्या कितनी है 59 यानी 59। उच्च में कितना है 0.701 से 0.799 के बीच। देशों की संख्या 53 यानी 53। मध्यम में कितने हैं 0.550 से 0.700 के बीच। और देशों की संख्या कितनी है 39 यानी 39। निम्न में कितने हैं 0.549 से नीचे
और देशों की संख्या कितनी है? 38। उच्च ये मानव विकास प्रतिवेदन, ठीक है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। तालिका ये 2018 का है, अभी हम 2022 हैं, यानी 4 साल पुराना है। अब NCERT में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तालिका 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। तो ये पहले भी था, अभी भी है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, ठीक है, और आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ठीक है। उच्च मानव, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हांगकांग को, हाँ, ये मतलब हम लोग तो वैसे अलग देश मानते ही हैं, लेकिन चीन मानते ही नहीं है। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। उच्च मानव विकास समूह में हम लोग क्या सभी देश मानते हैं? उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है, ठीक है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया। आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देशों में पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, ठीक है। सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है, ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये फिर से, तो सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानचित्र पर इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि इन देशों में क्या समानताएं हैं? और अधिक जानकारी के लिए इन देशों की सरकारी कार्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें, जाके कर सकते हैं आप। तो मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं, 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकासशील ठीक है, अन्य देशों का विकास 1990 में ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग में के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 हैं। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। तो इंडिया 126th UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 126वां स्थान दिया गया है इस न्यूज़ पेपर की कटिंग के अनुसार, ठीक है। कटिंग में लिखा है मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम भी रिपोर्ट जारी करें, हम भी इन सबको जज करें कि आप कौन से रैंक में आते हैं। वैसे अब तो होने लगा है, लेकिन धीरे धीरे हम भी इनको जज करेंगे। ये जो महान भाव है ना, हम लोग को जज करते रहते। पहले हमारे ऊपर राज किया, शासन किया, अब हमको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे रहो, ऐसे रहो। हम भी बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे रहो, ठीक है। समय तो आ ही गया अपना।
मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणार्थ का देश, अब देखो वही आगे ना, का देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग खा धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गा समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश अथवा लोगों की उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्र में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। और ये अभ्यास आ गया, हम इतना पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं में हमने देखा है। ठीक है। मानव विकास का मापन कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। मानव विकास के उपागम क्या है ये भी हमने देखा। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं ये भी हम देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और समता, ये 4 स्तंभ हैं। और हमने क्या पढ़ा है, क्या आप जानते हैं? ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के बारे में है। वृद्धि और विकास क्या है? ठीक है। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि, ये इम्पोर्टेंट है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। मात्रात्मक है वृद्धि का मतलब, ये आप देख लीजिएगा। और गुणात्मक है, विकास का है मतलब गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो, यानी कि वृद्धि होगी तभी विकास होगा। ठीक है। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या में 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा होता है। विकासशील वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखे। अब ये हम क्या रहा कि लिखें, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम समझते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार विद्यार्थी हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हम लोग ने पढ़ लिया मानव विकास। अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो तो हम बताएंगे। थैंक यू। अरे महाराज की जय हो।